चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका हमारे वर्कबुक ऑफ आईटीसी के दूसरे सेशन में। कल हमने आईटीसी के 20 सवाल कर लिए थे। कुल मिलाकर वर्कबुक में 50 क्वेश्चंस हैं। अब 21 से लेकर 50 तक की यात्रा जरूर आज पूरी करेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। स्वागत आप सबका एक बार फिर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। सो देखेंगे, सॉल्वेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, registered under GST, is engaged in the production of two taxable product, Astra and Nova, and one exempt product, Xeron. तीन प्रोडक्ट हम बनाते हैं जिनमें से दो टैक्सेबल हैं और एक एग्जेम्प्ट है। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि कॉमन क्रेडिट का क्वेश्चन बनेगा। जितना भी कॉमन क्रेडिट होता है उसको हम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के टर्नओवर के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। जितना भी कॉमन क्रेडिट बनेगा, याद रखेंगे, जितना भी कॉमन क्रेडिट बनेगा, मान लीजिए कोई आईटीसी एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड से रिलेटेड है तो वो तो पूरा अलाउड होता है, तो अलाउड हो जाएगा। कोई आईटीसी एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट पर लगता है तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। कोई आईटीसी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है तो वो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा आईटीसी है जो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा दो अलग अलग हिस्सों में, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के टर्नओवर के रेशो में। बट मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरे रिवीजन से बेहतर है कि सबसे पहले जो कीमती चैप्टर्स हैं उनको आप पूरा तैयार करें। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हैं तो आपको आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई के, स्टडी मैट के सभी प्रश्न, वर्कबुक के सभी प्रश्न, एमक्यूपी, पीवाईपी के सभी प्रश्न कर लेने चाहिए। इन प्रश्नों से होता क्या है कि सबसे कीमती चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। राइट दोस्तों? तो हमारा जो टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ मई, यानी मई महीने का जो टर्नओवर है वो नीचे दिया गया है। तीन अलग अलग प्रोडक्ट थे। आस्त्रा का 2,40,000 है, नोवा का 11,20,000 है, जीरन का एग्जेम्प्ट 13,60,000 है। तो अगर आप इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा टैक्सेबल वाला टर्नओवर, और जो 13,60,000 है वो एग्जेम्प्ट वाला टर्नओवर है। तो 11,20 और 2,40 भी 13,60 ही बन रहा है। तो 13,60,000 और ये भी 13,60,000। माय गॉड, फिर तो सही है। तो इन्होंने हाफ हाफ कर लेना है। इसका मतलब जितना भी हमारा कॉमन क्रेडिट होगा दोस्तों, उसको दो टुकड़ों में बांट देंगे। आधा अलाउड हो जाएगा क्रेडिट और आधा डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए, अब इन्होंने कुछ मशीनरीज खरीदी थी। डिटेल्स ऑफ मशीनरी एंड जीएसटी पेड। हमने एल्फा नाम की एक मशीन खरीदी 1 मई को, यानी जिस महीने की बात चल रही है उसी महीने हमने मशीन खरीदी, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस 21,600। तो इसका तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, बात ही खत्म कर दीजिए। 21,600 का आईटीसी हमें मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बीटा करके एक मशीनरी है, वो भी हमने इसी महीने की 1 तारीख को खरीदी, यानी मई के महीने में खरीदी, एक्सक्लूसिवली फॉर जीरो रेटेड सप्लाई 43,200। तो ये पूरा का पूरा अलाउ हो जाना चाहिए। 43,200 फुली अलाउड होगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ये जो मशीन है एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज हो रही है, और आप जानते हैं कि जितना भी जीरो रेटेड सप्लाई है वो 0% टैक्स माना जाता है, टैक्सेबल माना जाता है, तो फिर वो अलाउड हो जाएगा। एक बालक लिख रहे हैं कि पिछला लेक्चर कब अपलोड होगा। आज मैं 100% करवा दूंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई की आखिरी क्लास और ये आईटीसी की पहली क्लास। चलिए अगली मशीन देखते हैं, कोरेक्स। इसमें क्या चक्कर है कि हमने ये मशीन इसी महीने खरीदी है, मई महीने में ही। एस्ट्रा, नोवा और जीरोन करके ये तीनों के लिए यूज हो रहा है, यानी दोस्तों ये वाला क्रेडिट भी कॉमन है। कॉमन क्रेडिट है ये। तो जब ये कॉमन क्रेडिट है तो आप समझ जाइए कि इसको टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के हिस्से में हमें डिवाइड कर देना है। फिर एक मशीन हमने खरीदी डायना। वो हमने मई महीने में, अभी इस महीने नहीं खरीदी है, वो हमने 2 साल पहले खरीदी थी। तो जरा देखते हैं उसको हमने कहाँ यूज किया। प्रीवियसली फॉर एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट ओनली। माय गॉड, इसका मतलब ये था कि उस जमाने में हमको वो क्रेडिट अलाउ नहीं हुआ होगा। 2,16,000 का क्रेडिट अर्लियर वॉज नॉट अलाउड बट नाउ इट विल बी अलाउड। हाँ, वो बात ठीक है कि हम उसे डिवाइड कर देंगे। देखो, प्रीवियसली फॉर एग्जेम्प्ट यानी पहले तो मिला ही नहीं होगा हमको क्रेडिट। जिस समय डियर हमने ये मशीनरी खरीदी उस समय ये मशीन कहाँ इस्तेमाल हुई?
केवल एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाने में, इसका मतलब उस समय आईटीसी डिसअलाउ रहा होगा। नाउ फॉर ऑल प्रोडक्ट, यानी अब से ये कॉमन आईटीसी हो गया। तो बस जब ये कॉमन आईटीसी हो गया तो इसका हमें मिल जाना चाहिए, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अब हमें मिल जाएगा। वो डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में। एक तीसरी मशीन है एलन, वो हमने 3 साल पहले खरीदी थी, प्रीवियसली फॉर टैक्सेबल प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आईटीसी हम पहले ही ले चुके होंगे। जब हम इस मशीन को 3 साल पहले खरीदे होंगे, 3 साल पहले हमने इस मशीन से केवल टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाया होगा। तो जरा इमेजिन करिए रियल सिनारियो कि जब 3 साल पहले हमने ये मशीन खरीदी होगी और हम टैक्सेबल आउटपुट के लिए इसको यूज कर रहे थे, तो आईटीसी फुली अलाउ हो गया होगा। तो 3,24,000 का आईटीसी हम पहले ही ले चुके हैं, इसको दोबारा से मत जोड़ देना। नाउ इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, इसका मतलब पहले केवल हम टैक्सेबल बना रहे थे, अब एग्जेम्प्ट भी बनाते हैं। तो अब ये आईटीसी हमारे पास कॉमन हो गया है। करेक्ट हो गई बात। लेकिन याद रखेंगे कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम पहले ही ले चुके हैं। Solvex Manufacturing Private Limited owns certain machinery and has purchased additional machinery. The use, ये लाइन वैसे ना टेबल से ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि इस कंपनी ने एडिशनल मशीनरी खरीद ली है। तो एडिशनल मशीनरी ये हमारे पास थी। द यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल मशीन इज कंसीडर टू बी 5 years। आप सब लोग फाइनल में हैं, आप जानते हैं कि 5 year नहीं भी दिया होता दोस्तों, तब भी हम 5 year ही मानते हैं। तो दैट्स वन एंड द सेम थिंग। 5 साल नहीं भी दिया होता तो भी हम मानते। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। पहला, अमाउंट ऑफ क्रेडिट, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू क्रेडिट लेजर एंड अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मतलब कॉमन क्रेडिट में से कितना हिस्सा एग्जेम्प्टेड के लिए है वो आपको बताना है मई महीने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूं आपको इनका वाला पैटर्न समझाने की, ये क्या करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने अच्छे से रीड किया, तुम्हें याद होगा ना कि इन्होंने रिवर्सल जब हमें करना है, आईटीसी का रिवर्सल करना होता है, हमें आईटीसी डिसअलाउ होता है, तो ये बदमाश पहले पूरा आईटीसी एक जगह जोड़ देते हैं और फिर उसमें से रिवर्सल वाला हटा देते हैं। तो मैं उसी प्रकार इन्होंने ये प्रश्न भी करा है, मैं आपको बताता हूँ क्या करा इन्होंने। तो पहले तो आप 1 मिनट ये देख लीजिए, इनमें से जितना आईटीसी आपको मिलेगा वो कौन कौन सी लाइन है। भाई यहाँ पर 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 मशीन हैं। इन 5 मशीन्स में दोस्तों जो पहला आईटीसी है 21,600 का, जो नॉन बिजनेस का आईटीसी है, वो तो मिलना ही नहीं, तो उसको तो आप पूरी तरह हटा दीजिए। बचे 4, 4 में से 43,200 का आईटीसी तो 100% मिलेगा, और 1,08,000 2,16,000 कॉमन आईटीसी हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और 3,24,000 का अब नहीं, हम पहले ही ले चुके हैं। तो अब इस महीने कितना लेना है वो अलग से कुछ नहीं लेना, ये 3,24,000 का आईटीसी हम ले चुके। अब तो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल का रेशो डिवाइड करके उसको रिवर्स करना है। अब देखिए इन्होंने क्या करा। 1,08,000 रुपए का, मैं पहले अमाउंट याद दिला देता हूं आपको। इन चारों पांचों में से जो 43,200 है वो तो फुली अलाउड है, और जो बाकी तीनों है जो पुरानी मशीन है, वो तीनों की तीनों अब कॉमन आईटीसी वाली हो गई। तो देखो इन्होंने क्या किया, 1,08,000 रुपए, 2,16,000 रुपए और 3,24,000 रुपए, ये 6,48,000 बना। लेकिन इस 6,48,000 रुपए का पूरा हिस्सा मई के महीने में नहीं डाल लेना है। जो 1,08,000, 2,16,000, 3,24,000 है, इसमें सबसे पहले देखो 1,08,000 ये नई मशीन का है, हम अभी डिवाइड करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे डिवाइड करेंगे। 2,16,000 रुपए का आईटीसी ऐसी मशीन का है जो पहले हमें आईटीसी नहीं मिला होगा, अब मिलेगा। जो पहले नहीं मिला होगा लेकिन अब मिलेगा। तो एक रास्ता तो ये है कि 2,16,000 की कैलकुलेशन ही मत करो, 2,16,000 में पहले 2 साल का माइनस कर लो, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस होता है ना, वो माइनस कर लो और करंट वाली वैल्यू निकाल लो। ठीक, 2,16,000 को टेबल में जोड़ो ही मत, माइनस करने के बाद जोड़ो। लेकिन इन्होंने क्या करा, यहां तो 2,16,000 पूरा जोड़ लिया लेकिन उसके आगे क्या करा इन्होंने, 5% 8 क्वार्टर के हिसाब से, यानी 2 साल के 8 क्वार्टर के हिसाब से ये कह रहे हैं कि इतना पैसा हमें रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। तो मैथमेटिकली सेम आंसर बैठेगा। या तो हम क्या करते कि 2,16,000 रुपए की जगह पहले ये 86,400 माइनस ही कर देते,
क्योंकि ये तो उस पीरियड टीसी है जिस पीरियड में हम केवल एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनाते थे। देखो 2 साल तक ये मशीन केवल एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट को बनाती रही, तो 2 साल के प्रोपोर्शनेट आईटीसी को तो डिसअलाउ होना चाहिए। तो मैं दोस्तों तुम लोगों को दो ऑप्शंस बता रहा हूं। पहला ऑप्शन बड़ा सिंपल है कि तुम क्या करो कि 2,16,000 को टोटल में लो ही मत। 2,16,000 में 86,400 जो कि 2 साल का प्रोपोर्शनेट आईटीसी है 5% के हिसाब से, उसको पहले ही उड़ा दो। लेकिन इन बदमाशों ने क्या करा, कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा, इन्होंने पहले नहीं उड़ाया। टोटल में तो बदमाशों ने तीनों ले लिए और फिर 86,400 बाद में लिख रहे हैं कि however 86,400 will be added to output tax liability, यानी इसका इतना रुपया आपको टैक्स के रूप में रिवर्स करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये मई महीने का आईटीसी, अब आप ध्यान से देखिए कॉमन क्रेडिट कितना है, 6,48,000 रुपए। 6,48,000 रुपए का जो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट होता है वो 5 साल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो इसको, एक महीने का आ गया। तो अब आपके पास एक महीने का हमारे पास क्रेडिट आ गया 10,800, ये कॉमन क्रेडिट है एक महीने का। अब आपको याद होगा कि टर्नओवर का रेशो क्या था, 50-50। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का रेशो हमने यहां पर देखा था ना, 13,60,000 रुपए टैक्सेबल टर्नओवर है, 13,60,000 रुपए एग्जेम्प्ट टर्नओवर है। ये तो यहां 50-50 है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस रेशो में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का टर्नओवर दिया हुआ है उस रेशो में आप अलाउ डिसअलाउ कर दो, तो 5,400 रुपए का ही आईटीसी आपको अलाउड होगा, आधा आईटीसी आपको अलाउड नहीं होगा। करेक्ट हो गई बात? ठीक है जी, क्लियर। ये कॉमन आईटीसी था। ये कौन सा आईटीसी था दोस्तों? कॉमन वाला आईटीसी। अब जो आईटीसी इस महीने हमें मिलेगा मैं आपको याद दिलाता हूं, देखो इस महीने जो नया आईटीसी हमें मिला, एक तो हमने नई मशीन खरीदी 43,200 नई मशीन, ये अब तक हमारे जीएसटी रिटर्न में नहीं दिख रही थी क्योंकि खरीदी ही अभी है। तो एक तो 43,200 का आईटीसी मिलेगा। दूसरा, ये 1,08,000 रुपए का आईटीसी जो पहले हम, ये भी नई मशीन खरीदी है तो पहले से हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं होगा, 1,08,000 हमने जोड़ लिया। और 2,16,000 का जो आईटीसी है ये भी हमें अब पहली बार मिल रहा है, पहले कभी हमने लिया नहीं, तो वो हमने जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, 3,24,000 हमने नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 3,24,000 का आईटीसी हम ऑलरेडी ले चुके होंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार रिपीट करना चाहता हूं। हमने इस क्वेश्चन में डियर दो चीजें निकालनी थी। पहला, कि इस महीने नया क्रेडिट कितना हमारे सर्वर में, हमारे लॉगिन में, हमारे टू बी में शो होगा, कितना नया क्रेडिट हमें मिलेगा, कितना नया जो पहले कभी अवेल नहीं करा होगा। तो 43,200 इज अ न्यू क्रेडिट। 43,200 वॉज नेवर अलाउड क्योंकि इट इज द फर्स्ट टाइम परचेज। 1,08,000 रुपीज वाला जो मशीनरी है दैट इज अगेन अ न्यू परचेज। 2,16,000 वाला मैं फिर आपको याद दिलाऊं, आप चाहो तो 2,16,000 यहां लिखने की जगह 86,400 माइनस कर दीजिए, सिर्फ बचा हुआ ही क्रेडिट आप लीजिए, तो ये इतना क्रेडिट मिल जाएगा और इतना वापस करना है। तो वो बात तो एक ही है, 86,400 आप कैश में पे करो या फिर उतना कम आईटीसी ले लो, एक ही तो बात हुई। प्लीज थोड़ा सा फाइनल में है, ये प्रैक्टिकली समझिए कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू नहीं देखनी होती है, उसको ये अप्रोच भी देखनी होती है कि ये वैल्यू कहां से आई। और आप सब तो इस मुकाम तक आ चुके, ग्रुप 4 तक आ चुके, आपको मैं क्या बताऊं, आपको पता ही है कि मार्क्स फाइनल वैल्यू पे नहीं मिलते हैं दोस्तों। मार्क्स मिलते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट पर, ट्रीटमेंट ऑफ दिस मशीन, ट्रीटमेंट ऑफ दिस मशीन, ट्रीटमेंट ऑफ दिस मशीन। कुछ बच्चों में तो शायद आप में से किसी ने कॉपी भी भेजी रखी है मेरे को, उसने देखा होगा कि अलग अलग पैराग्राफ पे नंबर है, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सब लोग टाइप करेंगे 21 डन, प्लीज आप सब लोग टाइप करें 21 डन। इनको अकेले बैठकर घर पर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे सीधा संपर्क करेंगे। राइट, 21 डन। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। अब अगले कुछ 3-4 सवालों में यही है, क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स के बारे में ही बार बार यहां पर समझाया गया है। चलिए, हाँ जी,
यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और जैसा कि हमने कल भी देखा था, कोई क्वेश्चन लंबा हो जाता है तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन फाइनल तरीका जो है आपका वो आपको पता है। फाइनल किसी तरह आईटीसी का अमाउंट आ जाना चाहिए और फाइनल किसी तरह आउटपुट टैक्स का अमाउंट आ जाना चाहिए, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टरलाइन इंजीनियरिंग, a registered manufacturer for the month of October, calculate eligible input tax credit for the month and also determine the amount of ITC to be reversed in October and November. There is no carry forward credit or reversal requirement. Only the current month data is to be considered for the calculation. तो ये तो और आसान है, इसमें 2 साल 3 साल पुरानी मशीन का डेटा ही नहीं है। जो भी अक्टूबर महीने में हुआ बस वो हमारे को यहाँ पर दे रखा है। हमने अक्टूबर महीने में, अक्टूबर मंथ में टैक्सेबल गुड्स की सेल करी 84,000 एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल करी 48,000। सो 84 और 48 का रेशो हमारे पास आ गया, राइट। तो ये हमारे पास रेशो आ गया कॉमन क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रेशो ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट टर्नओवर, करेक्ट। व्हाट इज द इनवर्ड सप्लाई? कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। जो हमने इनवर्ड लिया, मतलब जो हमने परचेजेस करी, उसमें से 2400 रुपीज हमने जीएसटी पे करा ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, तो ये तो फुली अलाउड हो गया, फुली अलाउड हो गया। कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए है वो फुली डिसअलाउ हो गया। कैपिटल गुड्स यूज्ड कॉमनली फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, तो जो फुली अलाउड है वो तो अलाउड है ही, जो फुली डिसअलाउड है वो डिसअलाउड है ही, और जो कॉमन है उसको दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए एलिजिबल आईटीसी कैसे निकल कर आया, 2400 तो फुली अलाउड है, दूसरा वाला फुली नॉट अलाउड था, और जो कॉमन क्रेडिट था टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का वो जोड़ने में जोड़ लिया, फिर नीचे उसको कॉमन क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करके रिवर्स कर देंगे। तो हमारा रेशो था 84 और 48। ये देखिए, तो जो कॉमन क्रेडिट है 4800 है, पहले उसे 5 सालों में हमने डिवाइड कर दिया, 60 महीने में तो ये 1 मंथ आ गया, राइट, 1 मंथ आ गया। अब इस 80 रुपीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस रेशो में? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के रेशो में। 48,000, पहले आपको बताओ 80 रुपीज आया था, तो 80 डिवाइडेड बाई 1,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 48,000, तो हमारा 29.09 रुपीज आ गया। तो ये इतना पैसा का आईटीसी हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये तीनों कैपिटल गुड्स थे इसलिए 60 से डिवाइड करा, नहीं तो सिंपल एक ही महीने में हम इसको कर लेते। अब आपको एक चीज याद हो गई होगी कि इनपुट्स जो हैं उनको तो सीधे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं उसको हम इकट्ठा रिवर्सल नहीं करते क्योंकि वो वैल्यू बड़ी होती है, हम स्प्रेड ओवर करते हैं, 60 महीनों में धीरे 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 रिवर्स करते हैं। करेक्ट हो गई जी बात? सब लोग बताएंगे 22 डन? प्लीज बताएं 22 डन और नॉट? 22 डन? जो बालकों की संख्या, जो लोग जवाब दे रहे हैं वो कम है और जो अटेंड कर रहे हैं वो ज्यादा है, ऐसे कैसे चलेगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 23। जिनका एग्जाम 2026 में है ना दोस्तों, उनके लिए तो आप सब जानते हैं, हम वैसे भी अपने सारे वीडियोस को रिवाइज कर रहे हैं। हम वर्कबुक के क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर है वो वहीं करा देंगे, पूरा पूरा मैं हाथ से सॉल्व करा दूंगा, बट जिनके एग्जाम 2025 में है, दिसंबर में है, चंद दिन बचे हैं, तो वो पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन घर पे कर लें, मुझसे सवाल पूछ लें और यहाँ पूरा डिस्कशन साथ में कर लें। Novacell Industries Private Limited is a manufacturing company registered under GST in the state of Maharashtra. Is engaged in the manufacture of two taxable products. हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, वोल्टिक्स और डाइनेक्स, एंड वन एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट जेंट्रा। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट हो गए। ऑन 1 नवंबर क्या हुआ? डाइनेक्स एग्जेम्प्ट हो गया, while the exemption of Zentra was withdrawn on the same date. ओहो, मैं बिफोर और आफ्टर आपको लिख के दिखाता हूं।
क्वेश्चन को अगर बच्चा अच्छे से समझ लेना तो वैसे भी उसका आधी मतलब चीजें ठीक हो जाती हैं अपने आप। तीन प्रोडक्ट थे, तो पहले क्या था? पहले टैक्सेबल प्रोडक्ट कौन से थे? टैक्सेबल प्रोडक्ट थे वोल्टिक्स एंड डाइनेक्स, वी एंड डी। और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट क्या था? और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट क्या था? जेंट्रा यानी जेड या जी। लेकिन बाद में क्या हो गया कि डाइनेक्स एग्जेम्प्ट हो गया और जो जेंट्रा एग्जेम्प्ट था वो टैक्सेबल हो गया। तो जो टैक्सेबल है वो वी एंड जी हो गए और जो एग्जेम्प्ट है वो डी हो गया। दिस इज द सिनेरियो विच वी हैव राइट नाउ। अब हमने क्या किया? अब हमारे पास टर्नओवर दिया हुआ है वोल्टिक्स का, जो पहले भी टैक्सेबल था अभी भी टैक्सेबल है। डायनेक्स का जो पहले टैक्सेबल था अब एग्जेम्प्ट हो गया। और जेंट्रा जो पहले एग्जेम्प्ट था अब टैक्सेबल हो गया। तो ये टर्नओवर जो दिया हुआ है वो एक महीने का है, हमारे इस महीने का, यानी ये वाला। तो वी एंड जेड जो है, वी एंड जी जो है वो टैक्सेबल है और जो डी है डाइनेक्स वो एग्जेम्प्ट है। हमने नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस भी करी हैं फॉर द सेम मंथ। इसी महीने हमने ये सब कुछ किया है, इसी महीने ये सब कुछ हुआ है। पहला, मशीनरी M1 परचेज्ड ऑन 1 फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल थ्री प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये न्यू परचेज है, ये न्यू आईटीसी है कॉमन वाला। करेक्ट। तो ये जो नया आईटीसी है कॉमन वाला ये करंट मंथ में ऐड करेंगे और फिर धीरे 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 रिवर्स करते रहेंगे। मशीनरी M2 परचेज्ड ऑन 1 फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वोल्टिक्स एंड जेंट्रा। वोल्टिक्स एंड जेंट्रा यानी कि ये भी कॉमन है। अब जरा प्लीज आप एक मिनट याद रखेंगे कि ए और बी में फर्क क्या है। कि जो ए है वो तीनों प्रोडक्ट में यूज होगा। जो ए वाली लाइन है मशीनरी M1, उसके तीन यूज होंगे। तो जब आप टर्नओवर लेंगे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का तो तीनों का उठाएंगे। देखो 1080 टैक्सेबल है और 12 और 720 ये एग्जेम्प्ट है। मतलब 1080 और 720 टैक्सेबल है और 12 एग्जेम्प्ट है। लेकिन जब M2 देखेंगे आप, तो जब आप टोटल रेशो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट का लेंगे। M3 परचेज्ड ऑन 1 फॉर एक्सक्लूसिव यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डाइनेक्स। इसका मतलब ये केवल और केवल नया आईटीसी है और केवल एक ही मशीन के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, डाइनेक्स के लिए। यानी ये न्यू आईटीसी है नॉट अलाउड वाला। समझ गए? ये न्यू आईटीसी है नॉट अलाउड वाला मतलब जो डाइनेक्स है वो डाइनेक्स अब तो एग्जेम्प्ट हो गया है, तो इसका मतलब इसका पूरा का पूरा आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। मशीनरी M4 परचेज्ड ऑन 1 नवंबर, परचेज्ड 4 years अर्लियर। ओ माय गॉड, 4 साल पुरानी मशीन है। इनिशियली यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डाइनेक्स, पहले सिर्फ डाइनेक्स के लिए यूज होती थी। डाइनेक्स जो कि टैक्सेबल था। इसका मतलब ये आईटीसी हम पहले ही ले चुके होंगे। समझे आप ध्यान से? ये वही है जो पिछले क्वेश्चन में आखिरी था। ये मशीन हमने 4 साल पहले खरीदी और 4 साल तक जो हम इसको यूज करते रहे वो कौन से प्रोडक्ट में यूज करते रहे? डाइनेक्स में। और डाइनेक्स उन 4 वर्षों तक टैक्सेबल था, तो इसका आईटीसी तो हम ऑलरेडी ले चुके होंगे। अब ऐसा आया है कि ये डाइनेक्स के लिए भी यूज होगा, जेंट्रा के लिए भी यूज होगा। नाउ कॉमन। बस याद रखना है कि यहां पहले वाले में कॉमन ऑल थ्री है, दूसरे वाले में कॉमन में टू है, चौथे वाले में कॉमन में टू है। मशीनरी M5 परचेज्ड ऑन 1 November, परचेज्ड 2 years अर्लियर, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये भी आईटीसी हम पहले ही ले चुके होंगे। बट कॉमन, आईटीसी हमने लिया होगा लेकिन हम तब से ही कॉमन आईटीसी के रूप में इसको यूज कर रहे हैं।
रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर वोल्टिक्स, यानी कि 6 नवंबर को खरीदा वोल्टिक्स टैक्सेबल, तो आईटीसी फुली अलाउड। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर डाइनेक्स 12 नवंबर, डाइनेक्स इज एग्जेम्प्ट, आईटीसी नॉट अलाउड। और रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर जेंट्रा, आईटीसी अलाउड, क्योंकि ये तो टैक्सेबल हो गया। अब मान लीजिए एग्जाम में बैठकर आप एकदम से क्वेश्चन को ना संभाल पाए या एकदम से ना समझ पाए, लेकिन आपको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पता है, तो कम से कम वो भी लिखाइए। पेपर ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, पेपर तो सब्जेक्टिव है। अब इतने बड़े क्वेश्चन में आप देखना, आंसर में 4 टेबल बनी हुई है। तो मैं तो बोल रहा हूं, मान लो आप क्वेश्चन बांधना नहीं समझ आ रहा आपको, तो आप हेडिंग डालिए आईटीसी ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड। रॉ मटेरियल तो यही 3 है, इन्हीं का ट्रीटमेंट बता दीजिए, ये अलाउ होगा, वो डिसअलाउ होगा, ये अलाउ होगा। तो उससे होगा क्या कि उन पॉइंट्स पर तो नंबर मिलेंगे। आप छोड़ रहे थे तो भी तो नहीं मिल रहे थे, तो कुछ लिख देंगे तो कुछ मिल ही जाएंगे। हमें पेपर में थोड़ा याद रखना है कि पेपर पूरा करके आना है, ऐसे कुछ कर नहीं सकते आप। वो ये देखो, लेजर में कितना आईटीसी दिखेगा, कॉमन कितना है, उसमें से एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन कितना है, और हमारी जीएसटी लाइबिलिटी फाइनली कितनी आएगी। Assume that all procurements, यानी all purchases, are from states other than Maharashtra. Similarly, the company sells all its product in states other than Maharashtra. खरीदना भी सारा बाहर से है, बेचना भी सारा बाहर है, यानी आईजीएसटी लगेगा। 18% आईजीएसटी है। All the conditions necessary for availing ITC have been complied with. Ignore interest if any and make suitable assumption. आगे क्वेश्चन में बदमाशों ने इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पूछ लिया है, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान सा आपको लगेगा, क्योंकि आपने एक एक मशीन का ट्रीटमेंट पहले ही समझ लिया है। अब देखते हैं मशीन M1। M1 इसी महीने खरीदी है, और इसी महीने खरीदी है, लेकिन कॉमन के लिए खरीदी है, तो कुछ आईटीसी मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आईटीसी लेजर में तो जोड़ दें, तो 43,200 हमने यहां पर जोड़ दिए। ठीक है। दूसरा, मशीनरी M2। जब आप, अच्छा एक लाइन याद है आपको, जब आपसे पूछा जा रहा है लेजर में क्या क्या शो होगा, तो लेजर में क्या क्या शो होगा का मतलब लेजर में तो वो सब कुछ शो होगा, उस लेजर को थोड़ी पता है आप कहाँ यूज कर रहे हो। 1 मिनट में दोबारा याद दिला दूं, आप फाइनल में हैं और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्चुअल अप्रोच से चल रहे हैं। आपने मशीन खरीदी थी M1, किसी ने बेची थी आपको M1, उसने आपसे 43,200 जीएसटी लिया, तो आपके 2B में तो दिखेगा ना। अब वो आप उसे यूज कैसे कर रहे हो वो आप रिवर्सल कर दो उस हिसाब से, लेकिन दिखाई तो देगा। इसलिए लेजर के अंदर कंप्यूटेशन इन्होंने पूरी पूरी दिखाई है। ठीक है। तो मशीनरी M2 नई खरीदी है, कॉमन आईटीसी है, लेकिन आईटीसी है तो 1,20,000 रुपए हमारा आईटीसी हमने, मतलब 21,600, 21,600, 21,600 यहां पर देखने लगा। 21,600 करेक्ट हो गई बात। कॉमन है इसका मतलब कुछ पोर्शन तो अलाउड ही है। अच्छा, इसका तो टैक्सेबल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वोल्टिक्स एंड जेंट्रा, वोल्टिक्स एंड जेंट्रा, ऐसे ये कॉमन नहीं है दोस्तों, कॉमन नहीं है, ये तो ओनली टैक्सेबल है। वोल्टिक्स एंड जेंट्रा जो है वो टैक्सेबल है। M3 देखिए, ये वो मशीनरी है जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट के लिए मिल रही, आईटीसी नॉट अलाउड, तो यहां देखना नील दिखाएगा वो, राइट। अब आप देखिए मशीनरी M4। M4 जो हमने है वो खरीदी तो नहीं है, नहीं 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 नहीं, 4 साल पहले खरीदी है, और 4 साल पहले खरीदी तो आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड है, तो ये देखो आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड। इस बार के लेजर में क्यों दिखाई देगा वो। फिर मशीनरी M5 2 साल पहले खरीदी थी और सभी प्रोडक्ट में यूज हो रही थी, इसका मतलब आईटीसी तो मिला होगा तब, तो यहां पर भी ऑलरेडी अवेलेबल हो गया, राइट। अब आपने और क्या खरीदा था, 3 प्रकार का रॉ मटेरियल, पहले और तीसरे का 32 और 21 वाला अलाउड है और 43 वाला अलाउड नहीं है। तो देखो 32 और 21 वाला अलाउड है और ये वाला अलाउड नहीं है। क्लियर। इसमें क्या मुश्किल थी बताइए आप। कॉमन आईटीसी अभी मैं जोड़ के दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, ये समझ आ गया ना आपको।
लेजर का मतलब है कि जो आईटीसी इस वक्त आपको अब मिल रहे हैं, जो लेजर में शो हो रहे हैं, जो परमिशन के साथ शो हो रहे हैं, वो हमने यहां पर जोड़ दिए। क्लियर? अब आप मान लीजिए कि यहां तक अगर समझ गए तो आगे क्या मुश्किल है, देखो। अब वो पूछ रहा था, लेजर वाला हो गया, अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट, तो कॉमन क्रेडिट हमने देखा, M1 वाला कॉमन है एक, और उसके बाद M4 और M5, तीन ऐसे हैं जो कॉमन है। 43,200, 86,400 एंड 64,800। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? करेक्ट, बिल्कुल समझ आ गया। नाउ, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन क्रेडिट है, जानते हैं आप, जो कॉमन क्रेडिट है, सबसे पहले आप उसे 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करते ही एक महीने का क्रेडिट आएगा। उस एक महीने के क्रेडिट को टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के टर्नओवर में आप डिवाइड कर देंगे। बस आप ये चेक कर लीजिए कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का रेशो क्या है। फिर दो प्रोडक्ट का तो कॉमन नहीं है ना, देखो पहला कॉमन है ऑल थ्री। एक मिनट ये चेक कर लो, जब आप रेशो निकालेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि दो प्रोडक्ट में यूज हो रहा है कि तीनों में यूज हो रहा है। ये ऑल थ्री है। Machinery M4 purchased 4 years earlier, initially used exclusively for Dynex, from 1st of November also used for Zentra। ये खाली दो ही प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, और ये ऑल प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। तो ये जो 86,400 है ना, इसको हमें तीन टुकड़ों की जगह दो ही टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए। इन्होंने तो इकट्ठा ही कर दिया, लेकिन ऐसे होता नहीं। देखो इन्होंने तो क्या करा, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का टर्नओवर याद है 12 लाख था। देखो टैक्सेबल का टर्नओवर कितना है, 10,80,000 प्लस 7,20,000, 10,80,000 प्लस 7,20,000, 18 लाख। और एग्जेम्प्ट वाला टर्नओवर है 12 लैक्स। ठीक है, तो 18 और 12 के रेशो में इसको कर देंगे, 18 और 12 30। तो ये एक महीने का एग्जेम्प्ट वाला आ गया, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए दोस्तों। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऊपर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑल थ्री में नहीं जा रहा है, वो ओनली टू में जा रहा है, तो उसको टू में डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गई बात? अब आपको क्या निकालना था, देखना, चार हिस्से थे। क्रेडिट लेजर हो गया, कॉमन क्रेडिट हो गया, एग्जेम्प्ट का टुकड़ा कर दिया, और हमें बताना है जीएसटी लाइबिलिटी। तो जीएसटी लाइबिलिटी कैसे आती है, याद है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट में हमने दो सेल करी थी, तीन सेल करी थी, दो टैक्सेबल है, 10,80,000 और 7,20,000। 10,80,000 और 7,20,000, तो ये तो दोनों आउटपुट टैक्स हो गए 18-18%। एक तीसरा जो एग्जेम्प्ट वाला प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना है, ऊपर आया था ना एक महीने का 1296, वो इन्होंने ऐड कर दिया। तो इतने पैसे तो आपने पेबल है, और आपके पास आईटीसी है कितना, 1,18,800। पूरा का पूरा आईटीसी पहले जोड़ देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बात। असल में आप लोगों में से किस जिसने भी जीएसटी रिटर्न भरे होंगे, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप परचेज का रिटर्न देखते हैं, टू बी देखते हैं, तो उसमें तो सारी परचेजेस इकट्ठी दिखा देता है, और नीचे टोटल दिखा देता है। तो वो टोटल एक जगह रेडी रहता है, फिर आप अपनी मर्जी से रिवर्स करते हो ये वाले पैसे जो 1296 है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बताइए 23 समझ आया आपको? प्लीज बताएं, 23 क्लियर हो गया? 23 समझ आ गया? 23 तो तीन पन्नों में तो सवाल दे रखा बदमाशों ने। 24 में एक दो दो पेज में क्वेश्चन है।
क्लियर? 23 क्लियर, गुड। चलिए 24 पर आते हैं। अब वो बालक है नहीं, एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इस क्वेश्चन पे 23 कैसे सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अब इस 24 में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, आपको इंडिविजुअली चेक करना है बस खाली। अगर आप इंडिविजुअली चेक कर लोगे ना और आपको इंडिविजुअली ट्रीटमेंट समझ आ जाएंगे तो आप फाइनल भी कर लोगे अच्छे से। लेक्सिकन होलसेलर is a registered partnership firm based in Aurangabad, Maharashtra. Deals in wholesale supply of taxable product Triton and an exempt product Neutrino. तो टैक्सेबल जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट है ट्राइटन और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रिनो, तो दो ही प्रोडक्ट है हमारे पास। द फर्म सप्लाइज दीज प्रोडक्ट ओनली विद इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज ऑप्टेड फॉर ओह माय गॉड, हम कंपोजिशन स्कीम में है, कंपोजिशन स्कीम में है सर ये, और हम केवल महाराष्ट्र में ही सेल करते हैं। ऑल ऑफ लेक्सिकन होलसेलर प्रोक्योरमेंट आर मेड फ्रॉम सप्लायर्स रजिस्टर्ड अंडर द रेगुलर स्कीम, लेकिन हम जिनसे खरीदते हैं वो रेगुलर वाले हैं, तो हमारे पास आईटीसी हमें अलाउ होता नहीं। द फर्म हैज नाउ डिसाइडेड टू एग्जिट द कंपोजिशन स्कीम एंड स्विच टू द रेगुलर स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। तो बड़ा सिंपल होता है, क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम में जब आप हैं तब आपको आईटीसी नहीं मिलता, अब आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आईटीसी मिल जाएगा। पुराना जितना स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा है उसका आईटीसी मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिल जाएगा 5% पर क्वार्टर का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। ठीक है, टर्नओवर हमारा जो जून में एंड हुआ टर्नओवर वो 72 लाख था ट्राइटन का और 21 लाख था न्यूट्रिनो का। क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 60 लाख 60 lakhs एंड 20 लाख 40,000। स्टॉक होल्डिंग एट कॉस्ट प्राइस, स्टॉक कितना है हमारे पास? 30 जून को 30 लाख 12 लाख है, 30 सितंबर को 12 लाख 2 लाख 40,000 है। एज ऑन 31 अक्टूबर, देखो ये वाला ज्यादा रिलेवेंट है भाई, हमारा 1 नवंबर से कन्वर्जन होगा तो एक दिन पहले का स्टॉक हमें चाहिए ना। आप लोगों को भाई ये वाला डेटा आगे यूज हो जाए वो एक अलग विषय है, ये वाला डेटा आगे इस्तेमाल हो जाए वो एक अच्छी बात है, लेकिन आप याद रखिए कि 31 अक्टूबर का जो डेटा है वो ज्यादा रेलेवेंट है जब आप स्विचिंग कर रहे हैं तो। नोट, all stocks as of 30th September are procured during the current half year except Triton worth rupees 3,60,000 purchased in April of the previous financial year. In October there were no fresh purchases and products were sold with a 20% profit margin. डेटा इतना सारा दे देते हैं ना क्योंकि ये कॉस्ट दी है तो सेल वैल्यू में 20% मार्जिन ऐड होगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आएगा। भाई जैसे वो क्या करेगा, वो आपसे आउटपुट टैक्स पूछेगा तो प्रोडक्ट की सेल पर जीएसटी पूछेगा, सेल प्राइस होगा नहीं, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 20% ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद सेल्स आ जाएगा। और 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स दे रखा है तो वो शायद होता है ना 25% ऑन कॉस्ट हो जाता है। सेल्स ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, पूरी अक्टूबर में ये ट्रांजेक्शन है, 1 अक्टूबर को ये बिका और 9 अक्टूबर तक की सेल हुई, हमने ये परचेस कर रखी है। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्ट फॉर द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर, इक्वल पेमेंट ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, ट्रांसपोर्ट 11 to 20th 1,68,000 का फ्रेट हमने पे करा। तो पहले तो आईटीसी मिलता नहीं था, अब मिलेगा। स्पेशल पैकिंग चार्जेस पेड टू अ पैकिंग कंपनी मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूं, बच्चा बेचारा देख के यही सोचता रहेगा इतना लंबे सवाल का करना क्या है, करना क्या है, ढूंढना तो आईटीसी है ना, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा कितना मिलेगा कब मिलेगा। पैकिंग चार्जेस हमने एक पैकिंग कंपनी को पे करे क्योंकि उनके अंदर एक्सपर्टाइज था ड्यूरिंग द पीरियड जैन टू अक्टूबर। द पैकिंग चार्जेस आर पेड फॉर द गुड्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 11th to 20th day of the month as mentioned in point 1. The goods are packed on 10th day and then transported from 11th day. Assume equal amount of packing charges are paid each month on 9th day of each month, 3,60,000। हमारे पास कैपिटल गुड्स भी है, भर भर के सवाल का डेटा है भाई। हमारे पास कंप्यूटर है वो हमने फेब में खरीदे थे 2,40,000 के। हमारे पास लेजर प्रिंटर है वो लेकिन 2 साल पुराने हैं तो कैपिटल गुड्स हो गया। फिर वो
96,000 रुपीज के खरीदे थे। और ये सब कॉमन क्रेडिट में ही तो जाएगा, कॉमन क्रेडिट, क्योंकि एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, एक एग्जेम्प्ट। मोटर बाइक फॉर कलेक्शन हमने 1,02,000 की खरीदी थी सितंबर में। फर्नीचर जून में खरीदा था 480 का। एसी हमने खरीदा था 15 अक्टूबर को 240 का। और फैन खरीदा था हमने 10 मार्च को 60,000 का। ठीक है। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। द फर्म हैज नॉट क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी अंडर इनकम टैक्स। ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जीएसटी रेट आर 999, 9 plus 9. GTA 2.5 plus 2.5 under reverse charge. All purchase, all sale within Maharashtra. Compute the ITC to be credited to electronic credit ledger of Lexicon wholesaler when it exits composition scheme. एक टॉपिक है ITC in special circumstances. ITC in special circumstances. स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं उसे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो क्या थी कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो अब तक आईटीसी था नहीं, अब आ गया। आप अभी तक टैक्सेबल थे, अब आप एग्जेम्प्ट हो गए, तो अभी तक आईटीसी मिलता था, अब नहीं मिलता। आप अभी तक कंपोजिशन में थे, आईटीसी नहीं मिलता था, अब आप रेगुलर में आ गए, आईटीसी मिलने लगा। तो बस ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए। अब यहां पर सबसे पहले तो दो भागों में देखिए आप, आईटीसी को बांटा गया है, आईटीसी ऑन इनपुट एंड आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। पहले मैं आपको बताता हूं ये दो टुकड़ों में क्यों बांटा गया। जिस दिन आपका स्विचिंग होता है, कंपोजिशन से आप रेगुलर में आते हैं, उससे एक रात पहले आपके पास क्या क्या पड़ा है वो यूं निहारा जाता है। वो जो हम यूं घूर घूर के देखते हैं, उसमें से जितना कैपिटल गुड्स है उस पर तो 5% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और बचा हुआ आईटीसी मिलता है। और कैपिटल गुड्स के अलावा कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, बस जो है वो है, जितना भी इधर उधर हमें देखकर इनपुट्स मिले उसका आईटीसी मिल जाता है। तो पहले हम नॉर्मल वाला देखते हैं। आप देख रहे होंगे यहां 5%, 5%, 5% दिया हुआ है, लेकिन यहां कहीं पर 5% चीज नहीं दी हुई। ठीक है, चलिए। स्टॉक ऑफ टैक्सेबल इनपुट एज ऑन 30th of September। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अच्छा पिछले क्वार्टर की एंडिंग। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम जब हमने छोड़ी, तो हमने क्वार्टर वाइज रिटर्न भरते होंगे जब तक हम कंपोजिशन में होंगे। तो हमारे पास 30th सितंबर को, हमारे पास 30th सितंबर को जो स्टॉक था ट्राइटन का, वो रहा 12 लाख रुपए। तो हमने 12 लाख रुपए यहां पर लिख दिए। ओनली टैक्सेबल गुड्स कंसीडर्ड फॉर आईटीसी। जो न्यूट्रिनो है उसको हमने यहां पर ऐड नहीं करा, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। और जितना इनपुट एग्जेम्प्टेड आउटपुट पे लगता है उसका आईटीसी मिलता नहीं, आप जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि अक्टूबर में हमने कोई फ्रेश परचेज करी नहीं। तो जब हमने अक्टूबर में कोई फ्रेश परचेज करी नहीं, इसका मतलब सारा का सारा माल जो सितंबर का स्टॉक था वही वाला हमारे पास आ गया। फिर ये कॉस्ट प्राइस था दोस्तों, लेस कॉस्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड फ्रॉम 1 November to 2 November। ये ना डेटा थोड़ा सा इनका गड़बड़ है। ये 240, 159,
हाँ वही है दोस्तों, देखो ये जो ट्रांजेक्शन्स है ना सारी सेल्स वाली, यहां पर इन्होंने लिख रखा है अक्टूबर, और यहां पर इन्होंने लिख रखा है नवंबर। तो वो मंथ आप ठीक कर लेना। बस हमारे पास 2,40,000, 1,59,60 और 80,400। और फर्स्ट ऑफ नवंबर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ नवंबर तक की हमें लेनी थी। कोई बात नहीं, मैं डेट ठीक करके आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, मैं क्वेश्चन ठीक करके अलग से आपको बता दूंगा। तो हमने क्या करा, हमारे पास जितना भी स्टॉक 30 तारीख तक था, 30 सितंबर, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड जितना स्टॉक हमारे पास था, उसमें से कुछ स्टॉक कम हुआ होगा 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को। तो जितना स्टॉक माइनस हो गया हमारे पास, वो स्टॉक बच गया, ये 8,16,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक वैल्यू बच गई। इस आपको याद है मैंने अभी लाइन बोली थी कि जिस दिन हम कंपोजिशन से रेगुलर में जाते हैं, उस दिन हम ऐसे देखते हैं चारों तरफ। ऊपर क्वेश्चन में ना वो डेट गिवन होगी जिस दिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम चारों तरफ देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, वो कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या करा, 30 सितंबर का स्टॉक उठाया, उसमें फिर 1 तारीख 2 तारीख की सेल माइनस करी, तो आज 2 तारीख को ये स्टॉक हमारे पास बचा। तो कन्वर्जन 2 तारीख को होना चाहिए, ना कि 1 तारीख को। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये जो हमने कुछ सामान खरीदा था 1 साल पहले, ये देखो, अप्रैल ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 3,60,000, उसका आईटीसी हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो हमारे पास वो स्टॉक है जो 1 साल से पुराना है। कन्वर्जन के समय में साल भर से पुराने वाले का आईटीसी नहीं मिलता। तो हमारे पास इसका आईटीसी हमें मिल जाएगा, ये तो हुआ रॉ मटेरियल। नहीं, 1 डे बिफोर ही लेते हैं शुभम। शुभम का क्वेश्चन है कि जब हम आईटीसी स्टॉक के इनपुट पे कैलकुलेट करते हैं तो हम किस दिन वाला लेते हैं। स्टडी मैट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस दिन भी आपका कन्वर्जन होगा, जिस दिन भी, उससे एक रात पहले वाला। जिस दिन भी आपका कन्वर्जन होगा उससे एक रात पहले वाला। तो पहले बताओ, ये वाली कैलकुलेशन हमें समझ आई, वो डेट्स का मिसमैच है कोई बात नहीं, अक्टूबर नवंबर का मिसमैच है कोई बात नहीं। आप सिर्फ इतना सिंपल आप ये कर सकते हो कि अगर आपको यहां पर आपको कॉन्सेप्ट और बिल्ड करना हो तो पहले वो एक क्वेश्चन कर लो स्टडी मैट का, जिसके अंदर सिंपल दिया हुआ है कि इस दिन हमारा कंपोजिशन से रेगुलर में स्विच हुआ, तो एक रात पहले का जितना भी स्टॉक है वो उस क्वेश्चन में गिवन है। और यहां पर हमको क्या करवाया जा रहा है, स्टॉक माइनस सेल प्लस परचेज, फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। परचेज है नहीं, केवल सेल है, तो वो उन्होंने माइनस कर दी। अच्छा, ये तो आ गया इनपुट्स का। अब कर लेते हैं कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स में तो पहले चीजें छाट लो, कैपिटल गुड्स कितने हैं। यहां तक तो स्टॉक ही चल रहा है, ये सर्विसेज हैं, ये है कैपिटल गुड्स। एक कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, एक मोटर बाइक है, एक फर्नीचर है, एक एसी है और एक पंखा है। 6 चीजें हैं। 6 में साफ साफ लिखा है कि पर्सनल ट्रैवल वाली बाइक है, तो वो तो लेने नहीं। बाकी 5 का ट्रीटमेंट क्या होगा, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। ये फरवरी में, ये सितंबर में, ये जून में, तो जिस पर्टिकुलर डेट को वो खरीदी तब से आज तक के क्वार्टर निकाल लेने हैं आपको। देखो, जो प्रिंटर है ये ओल्ड है, मतलब जब हमने खरीदा तब हम कंपोजिशन में भी नहीं थे, रेगुलर में भी नहीं थे। मोटर बाइक पर्सनल यूज आईटीसी डिसअलाउड। एसी हमने कब खरीदा, परचेज ऑन 15 अक्टूबर। सर वो डेट का ना गड़बड़ है, क्वेश्चन कॉपी होने में कहीं पर इनकी पंगा है। देखो एसी खरीदा 15 अक्टूबर को, तो जब 15 अक्टूबर को एसी खरीदा तो इसका मतलब हम कंपोजिशन स्कीम में थे उस समय। आज जब आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए। परचेज आफ्टर 2 ऑफ नवंबर कह रहे हैं ये, तो 2 ऑफ नवंबर थोड़ी है। खैर, पंखा, पंखा कब खरीदा हमने, पंखा कब खरीदा था,
10 तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। कोई बात नहीं सर, मैं डेट्स देख लेता हूं, यहां पर भी ना 2 नवंबर दी हुई है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में हम ये क्वेश्चन कट करके स्प्लिट करके जोड़ देंगे। आप सब लोग 24 को लिख दीजिए होल्ड, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है कि साहब गड़बड़ है उसमें? हम क्वेश्चन नंबर 24 ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ठीक कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सर, 24 होल्ड कर देते हैं, बहुत मैसी सा हो गया, उसके चक्कर में बाकी सवाल का मोरल डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं सर हम। Radon Tech Industries Limited is a registered supplier located in Nagpur, is a manufacturer of goods. Okay. The company furnishes the following information pertaining to GST paid on input supply during the month of July. हमने जुलाई महीने में नीचे दी गई चीजें खरीदी, इनपुट सप्लाई। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ्स ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉई एज पर कंपनी पॉलिसी, तो ये तो मिलना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस पर क्रेडिट तभी मिलता है जब आप कानूनी रिक्वायरमेंट की वजह से खरीदते हैं। रॉ मटेरियल परचेज्ड, इनवॉइस मिसिंग बट डिलीवरी चालान इज अवेलेबल। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, अब पता है यहां पर आईटीसी अलाउ करना चाहिए। आप सर्कुलर पढ़िए भारत सरकार का, यहां पर तो आईटीसी निल कर रखा है इन्होंने। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ है जो टैक्स पेमेंट शो कर लेता है तो आईटीसी मिल जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास इनवॉइस नहीं रहता या खो जाता है। हर कोई कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस नहीं बनाता कि जो रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इनवॉइस नहीं है बट टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है तो हम आईटीसी अलाउ कर लेते हैं। इन्होंने डिलीवरी चालान को ये माना होगा कि ये टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट की किताब में प्रॉपर सर्कुलर का एग्जैक्ट पन्ना लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट को लीनियंट होना चाहिए आईटीसी देते समय, तो ठीक है। इन्होंने डिलीवरी चालान को वैलिड नहीं माना, वो हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। रॉ मटेरियल यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई, यस आईटीसी इज अवेलेबल। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट। जो रिपेयर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसका आईटीसी मिलना चाहिए हमको, ठीक है। कैपिटल गुड्स परचेज्ड 4,20,000, डेप्रिसिएशन 46,200, क्लेम्ड ऑन फुल वैल्यू ऑफ 466,200 अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर इसका आईटीसी तो मिलेगा नहीं। 4,20,000 रुपए का हमारा प्रोडक्ट था जो हमने खरीदी मशीन, उस पर 50,400 का हमने दिया होगा वो जीएसटी, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब यहां पर वैल्यूज जो है 4,20,000 को अगर आप जीएसटी जोड़ दोगे 50,400, कोई बात नहीं, तो मतलब जीएसटी नहीं मिलेगा, हम फुल वैल्यू पे ले चुके हैं डेप्रिसिएशन। अक्टूबर में क्या हुआ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रेडेंट टेक इंडस्ट्रीज ने आईटीसी 2,50,000 रुपए का लिया रॉ मटेरियल पे, डायरेक्टली सेंट टू अ जॉब वर्कर प्रीमाइसेस अंडर अ चालान। The said raw material has not been received back by the company up to 31st July of the current financial year. तो क्या हो गया भाई, अक्टूबर के बाद जुलाई आएगी करंट फाइनेंशियल ईयर की, कैसे? अच्छा, पिछले साल का अक्टूबर, तो कोई बात नहीं है। देखो अक्टूबर में आपने जॉब वर्कर को माल भेजा और जुलाई तक आया नहीं है, तो जरा चेक करना अक्टूबर से जुलाई कितने महीने हुए, 12 महीने से कम है ना, उतना चलता है। जॉब वर्कर के पास जो सामान भेजते हैं वो 1 साल में प्रोसेस होके वापस आना चाहिए, और जॉब वर्कर के पास अगर कैपिटल गुड्स भेजते हैं तो वो 3 साल में प्रोसेसिंग होकर वापस आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो टैक्सेबल बनता है, तो उसका आईटीसी डिसअलाउ होता है। लेकिन यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटीसी इज ओके। All the above input supply
except the job worked item have been used exclusively in the manufacture of taxable goods. ठीक है. Assume all other conditions are fulfilled. Compute ITC available. ठीक है. ठीक है जी, देखो बिल्कुल ठीक बात है. ये वाले सारे पॉइंट हमारे और इनके मैच हो गए. और ये वाली लाइन बिल्कुल सही लिखी है कि जो पिछले साल हमने सामान भेजा था वो अभी एक साल हुआ नहीं है. 1 year period from the date of dispatch is not yet lapsed. ITC is not required to be reversed. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ITC is allowed. वो ITC हम पहले ही ले चुके हैं तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें. क्वेश्चन नंबर 25 डन. 24वें क्वेश्चन ने बहुत टाइम खोया यार, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 26, 25 डन. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 26. ऑन 28 जुलाई ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. अच्छा, एक तो ये ईयर तो लिखते नहीं, इसलिए नहीं लिखते इन्हें बार बार चेंज ना करना पड़ी किताब में, डेटा ना बदलना पड़े. एक बार क्वेश्चन डाल दिया, युगों युगों तक चलता रहेगा, तो कैसे पागलपन है, क्या करें. 28 जुलाई पिछले साल की. ठीक है. रजिस्टर्ड सप्लायर है हम सूरत में हैं. हमने एक मशीनरी खरीदी 13,68,200 की, including GST from a supplier based in Tamil Nadu, who issued the invoice on the same date. Siddhant Tex Mac put the machinery to use on the same day and availed ITC. ठीक है, हमने ITC भी ले लिया. Subsequently, on 24th July of the current financial year, Siddhant sold the used machinery for 8,10,000 excluding GST to Naveen Reddy. Applicable rate of GST at the time of purchase sale was 18%. अब क्वेश्चन है, क्या सिद्धांता इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन द सेल ऑफ यूज्ड मशीन? इफ यस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल. इसके रूल पता है आपको? जब मशीन खरीदी हुई बिकती है, यानी हमने मशीन खरीदी, कैपिटल गुड्स खरीदा, आईटीसी ले सकते हैं, ले लिया. मशीनरी की लाइफ है 5 साल. 5 साल तक आपने उसे यूज करना था, लेकिन आपने यूज करे बिना उसको बेच दिया. तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजें कंपेयर करनी पड़ेंगी. प्रोपोर्शनेट आईटीसी बचे हुए पीरियड का, प्रोपोर्शनेट आईटीसी बचे हुए पीरियड का, और वेल टैक्स ऑन द सेल प्राइस. ठीक, इन दोनों को कंपेयर करके हम विच एवर इज हायर टैक्स सरकार को पे कर देंगे. विच एवर इज हायर लेती है सरकार, विच एवर इज लोअर नहीं. भाई हमने 13,68,200, इसमें जीएसटी कितना है? डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100, 13,68,200 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 कर दो ना, 208708. ये जीएसटी का आईटीसी हम ले चुके होंगे पहले ही. इसमें डेप्रिसिएशन लगा के बचा हुआ आईटीसी और वैल्यू ऑफ टैक्स ऑन द सेल प्राइस. 8,10,000 पर 10, 8,10,000 पे बिकी ना, इंटू 18%, 1,45,800. अच्छा, कितना गैप हो गया खरीदने के बाद बेचने से? 28 जुलाई से 24 जुलाई, तो 5 क्वार्टर हो जाने चाहिए, है ना? हाँ, 5 क्वार्टर. देखो, 5 क्वार्टर का माइनस करने के बाद आया 156,420, और ये आया 145,800. 145,800 और ऊपर में डेप्रिसिएशन 5 क्वार्टर का लगा दिया, तो ये आ गया. दोनों में से जो ज्यादा है 156,420 शैल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स यू नीड टू पे. वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 26 डन. क्वेश्चन नंबर 26 डन. सर क्वेश्चन नंबर 30 आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 30 में वही पॉइंट है जो मैं स्टडी मैट का समझाना चाहता था आपको. जिस दिन मैं बार बार 24वें क्वेश्चन को, मेरा को बड़ा दर्द आ रहा है, 24वां क्वेश्चन नहीं हो पाया. वो देख लेंगे इन्होंने कहां से कॉपी करा है क्वेश्चन, क्योंकि
जो मार्केट की बुक्स हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की किताब है, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन उठाकर रखा जाता है ना। तो मैं वहां चेक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखना वही कहानी आएगी। एक बंदा कंपोजिशन में था, कंपोजिशन के बाद वो रेगुलर में चला गया, तो जो कंपोजिशन वाली रात स्टॉक था, बस वो आईटीसी में चला जाता है, और क्या। उसमें पता नहीं उसने क्या कर रखा है, खैर छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया ना, डन। चलो 27 पर आते हैं। देवांश इंजीनियरिंग वर्क्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है, लोकेटेड इन इंदौर, instructs its supplier to send certain capital goods directly to Mahadev Tools and fabricator a job worker. My God, देवांश हम हैं, हमने एक मशीन खरीदी और हमने खरीद के अपने जॉब वर्कर को भेज दी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। For carrying out a specific operation, the goods were dispatched by the supplier on 12th May and were received by the job worker on 18th of May. ठीक है। Although Mahadev Tools and Fabricator completed the job work, capital goods were not returned. My God, ये तो ये गड़बड़ कर देते हैं ना, ये कलेश कर देते हैं, इनको समझ नहीं आता, ऐसा करना नहीं चाहिए था। जॉब वर्कर ने रॉ मटेरियल प्रोसेस करके या बिना प्रोसेस करे 1 साल में लौटाना होता है, और जो कैपिटल गुड्स हैं वो 3 साल के अंदर लौटाने होते हैं। ठीक है। वेदर देवांश इंजीनियरिंग इज एलिजिबल टू रिटेन द आईटीसी अवेड, 3 साल का ध्यान रखना है। व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर द जीएसटी एक्ट, वो टैक्सेबल सप्लाई मान ली जाएगी। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द इंस्टेड ऑफ कैपिटल गुड्स जिग्स एंड फिक्सचर्स वर सेंट टू द जॉब वर्कर। वो कह रहे हैं अगर मशीन की जगह जिग्स एंड फिक्सचर्स भेजे होते तो नो प्रॉब्लम। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आपने तो पढ़ा होगा। जिग्स एंड फिक्सचर्स के केस में कोई दिक्कत नहीं होती, नो प्रॉब्लम। जिग्स एंड फिक्सचर्स के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कितने भी टाइम के लिए आप जॉब वर्कर के पास भेज सकते हो। देखो 2 साल और एक्सटेंशन हो सकता है कमिश्नर के द्वारा। देखो अगर हम जिग्स एंड फिक्सचर्स की बात करें, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, वो सप्लाई नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया। क्लियर, पक्का। क्वेश्चन नंबर 28। Solvex Engineering Private Limited based in Surat, Gujarat becomes liable to pay tax under GST on 1st of Feb। ये ऐसा कर चुके हो आप क्वेश्चन। ये कंपनी पहली बार 1st फेब को लाइबल हुई और 16 फेब को उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया। 16 फरवरी को रजिस्ट्रेशन ले लिया। जीएसटी के कैपिटल पेड गुड्स लाइंग इन द प्रेमाइसेस एज ऑन 31 जनवरी। अब देख रहे हो, पहली फरवरी को तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आई तो 31 जनवरी वाला स्टॉक चेक करा जा रहा है आईटीसी के लिए। यार एक रात पहले का ही माल देखा जाता है। 24वें क्वेश्चन में पता नहीं क्या है, खैर करते हैं उसको, देखते हैं। देखो हमारे पास इतना माल पड़ा हुआ है, एक रात पहले रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ नहीं है, अभी हम जीएसटी टैक्स पेयर नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस द फॉलोइंग। व्हाट इज द एलिजिबल अमाउंट ऑफ आईटीसी। रॉ मटेरियल पे मिल जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस पे मिल जाएगा, फिनिश्ड गुड्स पे मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सबमिट द डिक्लेरेशन, 30 दिन। इज एनी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर 2 लाख रुपए क्रॉस करता है तो सीए या सीएमए, सीए या सीएमए का सर्टिफिकेशन चाहिए। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो चलो ठीक है। तुम ये देखो ना, खुशी हुई थोड़ा देख के। कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सेम क्वेश्चन सीएमए के इंटर में है, फाइनल में है, यहां भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। कुणाल भट्ट बेस्ड इन वडोदरा, गुजरात, ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हैं 21 अगस्त को, और इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है 24 अगस्त को। ठीक है। तो 21 अगस्त से एक रात पहले 20 अगस्त, 20 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस 15,000 था,
परचेजेस 25,000 थी और बेची 9,000। अच्छा एक चीज और बताऊं, इस क्वेश्चन में हमारे ऊपर लाइबिलिटी आई थी रजिस्ट्रेशन की, इसलिए हमने करवाया। तो जो स्टॉक देखना है वो लाइबिलिटी से एक रात पहले देखना है। और जब हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जब रजिस्ट्रेशन आ जाए उससे एक रात पहले देखते हैं। आई रिपीट, वैसे बहुत जरूरी है वो पॉइंटर्स मैं आपको देता हूं आपके एग्जाम के लिए। बस वो मेरे एक एक लाइन की चीजें पढ़ जाना। देखो कितनी प्यारी लाइन है। अगर 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 बहुत ध्यान सुनना, अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हमने करवाया तो रजिस्ट्रेशन आने दो पहले, उससे एक रात पहले का स्टॉक चेक करना आईटीसी के लिए। और अगर जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी, तो जिस दिन लाइबिलिटी आ गई उससे एक रात पहले। ठीक है ना। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या हुआ देखो, 20 तारीख को जब हमने अप्लाई करा 15,000 ओपनिंग बैलेंस था, हमने 25,000 परचेज कर ली और 9,000 बेच दी, तो कितना आया? 15,000 थी, 25,000 खरीद ली, 9,000 बेच दी, 31,000 तो ये आ गया। फिर 23 अगस्त को 6,000 खरीद ली तो प्लस 6,000 हो गया। फिर 18,000 बेच दी। देखो 24 अगस्त को सर्टिफिकेट आया ना, तो 24 की एक रात पहले 31,000 प्लस 6,000 माइनस 18,000, 19,000, 19,000 यूनिट। फिर ऑल गुड्स आर परचेज्ड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 120, तो 19,000 को मल्टीप्लाई कर दो 120 से और उसका निकाल लो 18%। मतलब वही आएगा जो भी है। और हमने मशीनरी खरीदी 2,40,000 की 23 अगस्त को, उसका नहीं मिल सकता दोस्तों, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता आईटीसी। कब मिलता है? कंपोजिशन में थे, अब नहीं है, लेकिन जीएसटी में तो थे, कैपिटल गुड्स का मिल जाता है। अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं थे, जीएसटी में ही नहीं थे, तो जो कैपिटल गुड्स खरीदा उसका आईटीसी नहीं मिलता। ये देखिए आप, ये मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत देर से, जो आपको समझना होगा। करण मेहता एक टैक्सेबल पर्सन है कोयंबटूर में, ये अभी तक कंपोजिशन स्कीम में थे 28 तारीख तक, और ये 29 तारीख से आगे इनके पास 28 तारीख का स्टॉक है 4,13,000 रुपए का। इन्होंने 6 लाख का कैपिटल गुड्स खरीदा था 15 मई को। तो 15 मई से आज तक लगा लो, मई से अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, 2 क्वार्टर हो गए। तो एक तो 4,13,000 का 18% अलग कर लो इसमें से, 63,000। और जो कैपिटल गुड्स है उसको रिड्यूस कर लो। इन्होंने पहले पूरा लिख दिया फिर माइनस कर दिया 2 क्वार्टर का। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं। सब लोग बताएं 30 डन। 30 डन हो गया दोस्तों। 30 डन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये सारे। चलो खैर, अगला क्वेश्चन। Ananthan Enterprises Private Limited, Madurai is exclusively engaged in manufacturing intrastate supply of a product named Sanvika, which was exempt from GST. अभी तक हम जो बेचते थे वो जीएसटी में था ही नहीं। The product was sold only within Tamil Nadu. Company was not registered under GST. All inward supply, including raw material and capital goods, were taxable under forward charge. Turnover पिछले साल में was 55 lakhs. The company anticipated a 15% growth in the turnover of the current year. To cater to growing demand, company purchased new machinery on 1st of July for enhancing manufacturing capacity. वो वही होगा
जब हमने मशीन खरीदी तब हम रजिस्टर्ड नहीं थे. However, with effect from 1st of November, the exemption on Sanvika was withdrawn and 12% GST लग गया. For the half year ended 30th September, the turnover of Ananthan was stood at 60 lakhs. Question A. क्या is Ananthan Enterprises Private Limited required to obtain GST registration after withdrawal of exemption on 1st of November? जब 1 नवंबर को आपका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं रहा, टैक्सेबल हो गया, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कि नहीं? आपको चेक करना है कि इस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना हो गया. 1 नवंबर को 1 नवंबर 24 को कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका? तो 1 नवंबर को हमने देखा कि जो भी प्रोडक्ट हम अब तक बेच रहे थे वो एग्जेम्प्ट था, लेकिन अब टैक्सेबल हो गया. तो जरा चेक करो कि कितने रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया तुमने. पिछले साल का टर्नओवर तो 40 लाख पार है. लास्ट ईयर का टर्नओवर वाज बियॉन्ड 40 lakhs. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा. ऑलरेडी एक्सीडेड. ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा. कैन अनंतन एंटरप्राइजेस assume a registered person claim ITC on the machinery purchased before 1st of November, which was exclusively used for manufacturing exempt product Sanvika? If yes, when and how much ITC is admissible? यहां पर लिखा है assume a registered person. अगर ये कंपनी पहले रजिस्टर्ड नहीं थी और उस समय मशीन खरीदी थी, तो आज जब रजिस्टर हो जाएगी तब भी आईटीसी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर हम ये मान लें कि शुरू से रजिस्टर्ड थी, पहले एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बना दी थी, अब टैक्सेबल बनाती है, तो हाँ आईटीसी मिल जाएगा. फिर तो आईटीसी मिल ही जाएगा, उसमें क्या है. ठीक है, ओनली आफ्टर द सप्लाई बिकम टैक्सेबल. 5% पर क्वार्टर का हमें डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा. 1 जुलाई को आपने मशीनरी खरीदी और 31 अक्टूबर को आप एलिजिबल हो गए, तो 2 क्वार्टर इन्होंने वहां पे लिया, 10% का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. ये मानते हुए याद रखिएगा कि पहले भी रजिस्टर्ड थे, अब भी रजिस्टर्ड थे. पहले हम एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बेचते थे, अब हम टैक्सेबल प्रोडक्ट बेचते हैं. लेकिन अगर एक्चुअल सिनेरियो क्वेश्चन का देखें तो पहले क्या था? पहले हम रजिस्टर्ड ही नहीं थे और अब हम रजिस्टर्ड हो गए. तो जब हम रजिस्टर्ड कभी थे ही नहीं, उस जमाने का जो आईटीसी है वो नहीं मिल सकता कैपिटल गुड्स का. 31 डन. सब लोग बताएंगे 31 डन हो गया. विल डू 32 नाउ. अभी तक आपने पढ़ा कि आईटीसी नहीं मिलता था, अब मिलने लगा. अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल में है. अभी तक आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल था, अब एग्जेम्प्ट हो गया हो. अभी तक आईटीसी लेते थे, लेकिन अब आईटीसी नहीं ले पाएंगे. तो वो जो एक रात पहले हमारे पास स्टॉक था, इससे घूर के देखो और इसका आईटीसी रिवर्स कर दो. और जो मशीन का आईटीसी पहले ही ले चुके हो, उसको 60 महीने में डिवाइड करो और बचे हुए महीने का आईटीसी रिवर्स कर दो. क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर बहुत सिंपल है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 32. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्राइटन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, a registered unit in Aurangabad, have been exempted from GST with effect from 14 November. Prior to this date, the goods were taxable at the rate of 18% and the inputs used in manufacturing these goods attracted GST at the rate of 12%. तो 12% याद रखना, आईटीसी 12 से निकलेगा, 18 से नहीं. हम जो बेचते थे वो 18 से बेचते थे, जो खरीदते थे वो 12 से खरीदते थे. ऐसी लाइन चिपका देते हैं और फिर कहते हैं ये एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं. कोई एडवांस्ड क्वेश्चन नहीं है. तो मैं वो 24वां क्वेश्चन याद दिलाऊं? मेरे को तो बार बार वही याद आ रहा भाई. 24वें सवाल में कितनी सर्विस दे रखी थी हमने? साहब पैकिंग करवाई थी, हमने जीटीए सर्विस ली थी. अरे तो पुरानी सर्विस यूं जब घूर के देखेंगे तो दिखाई थोड़ी देगी.
सर्विस का आईटीसी मिलता ही नहीं। दो मोटे पैराग्राफ बदमाशों ने दे रखे हैं पेपर के उस क्वेश्चन के अंदर, बच्चा घबरा जाए। 14 नवंबर को हमारे पास स्टॉक में क्या है, इनपुट्स वैल्यूड एट 168,960, इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट्स वर्थ रुपीज 89,520 आर कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स, इसका भी आईटीसी रिवर्स होगा। Finished goods valued at 580, 800 are also lying in stock where the cost of input is 50% of the value. तो इनपुट ये है, इसका आईटीसी रिवर्स होगा, कभी इसका कर दो। देखा आपने, तो फिनिश गुड्स की वैल्यू थी, उसमें इनपुट की वैल्यू ये है, इनपुट पर जीएसटी आईटीसी आता है ना। इन एडिशन टू दिस कंपनी हैड परचेज्ड कैपिटल गुड्स फॉर 2,40,000, कैपिटल गुड्स पेड जीएसटी एट 28% थ्रू एन इनवॉइस डेटेड 12 जुलाई 25। अब देखो यहां से तो ईयर हटाना भूल गए, और देखो 14 नवंबर 25 यहां से ईयर हटाना भूल गए, ऊपर हटा दिया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, आप मानो बात को। तो जुलाई से नवंबर कितने महीने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने। 5 महीनों का प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको वो करना पड़ेगा, अलाउड, बाकी सब डिसअलाउ। 3,35,980 हमारे पास वो है बैलेंस आईटीसी का। अच्छा ये भी सुनो आप, वैसे तो आपको पता ही है, जब आप कैलकुलेट करेंगे कि इतने रुपए का आईटीसी रिवर्स करना है, तो चेक करेंगे इतना है पहले से, इसी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना आप कृपया। जब आप आईटीसी रिवर्सल का टोटल करोगे, तो इतने रुपए आईटीसी पहले से है, तो इसी में से रिवर्स हो जाएगा, तो कैश नहीं देना पड़ेगा। और अगर ये कम बैठा तो कैश देना पड़ेगा। द जीएसटी डिपार्टमेंट हैज डायरेक्टेड the company to reverse the input tax credit that relates to input lying in stock, semi finished, finished। अच्छा ट्राइटन कहती है एक बार आईटीसी मिल गया तो जिंदगी में रिवर्स नहीं हो सकता, आपको जीएसटी ट्रीटमेंट बताना है, कुछ नहीं बताना है। ये तीनों आइटम पे जीएसटी निकालो और कैपिटल गुड्स पे महीनों के हिसाब से माइनस कर दो। ये देखो, और इसमें देखो 55 महीने की वैल्यू यहां पर लिख दो। इतना आईटीसी आपको रिवर्स करना है, 128,235, इतना आपके पास है, तो कैश में कुछ नहीं देना पड़ेगा, बच गए। लेकिन अगर आपके पास लेजर में है इतने पैसे, रिवर्स करना है इतना, तो फिर इतने आपको जेब से देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई जी बात। थर्टी टू डन कर दीजिए सब लोग, 32 डन। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज 32 डन कर दीजिए। 33 पर आते हैं हम। ट्राइडेन इंजीनियरिंग एक रजिस्टर्ड सप्लायर है गुजरात में, उसने प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, which had been used in the manufacture of taxable goods for 4,80,000 on 1st of December. GST is applicable 18%। अच्छा हमने मशीनें बेच दी, वही है वो सेल वैल्यू का जीएसटी और डेप्रिशिएटेड आईटीसी विच एवर इज हायर इज टू बी पेड। ट्राइडेंट इंजीनियरिंग ने ये मशीनरी खरीदी थी 20 दिसंबर को पिछले साल, 6,60,000 प्लस जीएसटी 18% की, कंपनी ने आईटीसी ले लिया था, ये परचेज प्राइस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट पेबल। हाँ कुछ नहीं करना, जो परचेज देखो, सेल जो परचेज वाला जीएसटी 6,60,000, उसमें 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है, 5 क्वार्टर का डेप्रिसिएशन लगा के ये वैल्यू आई। और सेल वैल्यू का जीएसटी निकाल लो 480 पर, जितने भी परसेंट है 18%, इन दोनों में से जो हायर है दैट यू हैव टू पे। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों हम पहले ही कर चुके हैं।
फटाफट लिखेंगे 33 डन। सब लोग लिखेंगे 33 डन। क्वेश्चन नंबर 34 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए प्लीज फटाफट। जेनिथ टूल्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं इंदौर मध्य प्रदेश में, is engaged in the supply of taxable goods. Company purchased the following goods during the month of February and has provided the relevant details as below. कैपिटल गुड्स हमने खरीदे और डेप्रिसिएशन हमने क्लेम कर लिया, फुल वैल्यूएबल इंक्लूडिंग जीएसटी। आईटीसी मिलेगा ही नहीं, आपको पता है। हमने सामान खरीदा मंगल से, हमें फरवरी में इनवॉइस तो मिल गया लेकिन सामान हमें मई में मिला। ओहो, तो जब सामान आएगा तभी आईटीसी होगा, अभी आईटीसी नहीं हो सकता, सॉरी। कार हमने खरीदी फर्दर सप्लाई के लिए, लेकिन टेस्ट ड्राइव में डिस्ट्रॉय हो गई, तो जब डिस्ट्रॉय हो गई तो आईटीसी नहीं मिलेगा। हमने टेलीकॉम टावर के लिए सामान खरीदा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रेवा ट्रेडर, फुल पेमेंट मेड बट टैक्स डिपॉजिटेड बाय सप्लायर इन में, मिलना नहीं चाहिए 12,000 पर आईटीसी, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, आपको याद होगा। ये तो अलाउ कर रहे हैं। प्रोविजनल क्लेम होता ही नहीं दोस्तों, मैं आपको आंसर दिखाता हूं। ये लाइन देख रहे हैं आप, आईटीसी कैन बी प्रोविजनली क्लेम्ड, ये मानकर के वो रिटर्न भर देगा। ऐसा कैसे होता भाई? आईटीसी जितना अवेलेबल है उतना ही ले सकते हैं, जो टू बी में शो नहीं हो रहा वो आईटीसी आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ठीक है, आईटीसी यूटिलाइजेशन का ये नियम है आज की तारीख में। आज की तारीख मतलब दिसंबर 25 को भी यही पढ़ना है। जो आईटीसी शो सिस्टम में शो नहीं हो रहा वो आप नहीं ले सकते, बात खत्म, नमस्ते साहब। 12,000 का आईटीसी प्रोविजनली दिलवा दिया, होता क्या है प्रोविजनल आईटीसी? बेकार बात है ये। और ट्रक परचेज्ड का आईटीसी जो है वो मिल जाएगा। कितना है? 96,000। अब देखो यहाँ वैल्यू लिखना भूल गए, लिख लो यहाँ 96,000। ठीक है, 34, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 34 तो एक लाइन का है। आरोग्य विकास फाउंडेशन is a charitable organization under section 12AA of the Income Tax Act. They conducted a senior citizen vocational training initiative for individuals above the age of 65 years in the planned region of New City. बच्चा कभी सोच भी ना सके कि आईटीसी का सवाल है। चलो खैर, हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल। We received the following contribution, we received the following चंदा। हमको सब्सक्रिप्शन फी मिली 60,000 की, स्पॉन्सरशिप में मिली 120 की, कंसीडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड 3,60,000। इन एडिशन डोनेशंस अमाउंटिंग to 240 were also received by Arogya Vikas Foundation, 2,40,000. Mr. Arvind, the accountant of the foundation, is unsure about GST applicability on these receipts and seeks guidance in determining the value of taxable supply under GST. तो पहली बात तो आईटीसी का यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ रखा गया तो हम कुछ कर नहीं सकते। सब्सक्रिप्शन फीस, स्पॉन्सरशिप फीस और कंसीडरेशन। देखो जो डोनेशन है, डोनेशन पे जीएसटी नहीं है, चैरिटी पे जीएसटी नहीं है, लेकिन तुम ऐसे हो जैसे मैगजीन बेचते हो उसके पैसे लेते हो, सामान बेचते हो उसके पैसे लेते हो, वो तो नॉर्मल सेल कर रहे हो ना। किसी चैरिटेबल संस्था को डोनेशन प्राप्त हुआ तो उसका जीएसटी नहीं है, लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया जैसे सामान बेच रही वैसे तुमने भी सामान और सर्विसेज बेचे तो उसका तो पैसा लगेगा, उसका जीएसटी तो लगेगा। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना, ये सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड बाय सरकार जब करते हैं तभी अलाउड होता है, वरना ये अलाउड नहीं होता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35। सिक्योर लाइफ जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड एक रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी है पुणे महाराष्ट्र में। सेटल्स मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स थ्रू द रिइंबर्समेंट मोड। मतलब अच्छा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, मोटर कार इंश्योरेंस, तो लोगों की गाड़ी खराब हो जाती होगी तो पहले वो अपने पैसों से रिपेयर करवा लेते हैं, बाद में रिइंबर्समेंट ले लेते हैं, ये सिस्टम है। इन वन सच केस द कस्टमर राजीव गेट्स हिज कार रिपेयर्ड एट ऑटोफिक्स गैरेज, और कस्टमर ने अपनी जेब से 54,000 प्लस जीएसटी पे कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो लोगों को लगेगा धक्का, लेकिन आप लोग तो स्मार्ट है, आपको तो सब आता है। एक इनवॉइस जो है इशूड इन द नेम ऑफ सिक्योर लाइफ जनरल इंश्योरेंस फॉर द फुल अमाउंट, कंपनी ने बाद में रिइंबर्स करा 40,000 प्लस 18% जीएसटी टू राजीव एज अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट। मतलब पूरे पैसे नहीं भेजे उसने, कंपनी ने थोड़ा रिइंबर्समेंट करा। आपको बताना है वेदर सिक्योर लाइफ जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड क्वालिफाइड एज अ रिसिपिएंट। हाँ, देखो क्यों, जो रिपेयर मैकेनिक वाली कंपनी है उसने जो बिल बनाया वो बीमा कंपनी के नाम का बनाया, तो बीमा कंपनी कस्टमर हुई ना, सिंपल। ये देखो, इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ सिक्योर लाइफ जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द फुल अमाउंट। वो जो बीच में बेचारा कस्टमर है वो तो पोस्टमैन है, बिल बन गया जी, गाड़ी रिपेयर हो गई, ये लो पैसे, ला बिल दे दो। बीमा कंपनी ले बिल आया, बिल पैसे दे, तो कस्टमर तो वो हुआ ना कागज पर। वेदर आईटीसी इज अवेलेबल टू द इंश्योरेंस कंपनी ऑन सच रिपेयर्स, जब उसके नाम बिल है तो वो क्यों नहीं ले सकता उसका आईटीसी। व्हाट इज द एलिजिबल अमाउंट ऑफ आईटीसी। अभी अच्छा क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछेंगे कि जो आईटीसी मिलेगा आपको वो कितने रुपए का आईटीसी मिलेगा। भाई दो अमाउंट इस क्वेश्चन में गिवन है। एक तो वो अमाउंट था जो अमाउंट वहां पर क्या कहते हैं बिल में लिखा था 54,000 प्लस जीएसटी, लेकिन बीमा कंपनी ने एक्चुअल पेमेंट कितने की करी 40,000 प्लस जीएसटी। तो जो आईटीसी मिलेगा ना वो उसी पेमेंट पे मिलेगा जो आपने करी है, क्योंकि बिल भी रिवाइज होगा उस दिन। तो ये तो कॉमन वो है सिनेरियो के, लोग हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा रुपए का जो वो है बिल बनवा देते हैं फिर बाद में, तो इसलिए हमने ध्यान रखना है पेमेंट के अनुसार सब कुछ होगा। आईटीसी इज अवेलेबल ओनली टू द अप्रूव्ड क्लेम, बाकी का आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आईटीसी ऑन रिमेनिंग 14,000 इज नॉट अलाउड सिंस इट इज नॉट बोर्न बाय सिक्योर लाइफ। करेक्ट हो गई जी बात, सब लोग लिखेंगे। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर 36 पर आए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए, सब लोग लिखेंगे 35 डन, प्लीज लिखें 35 डन। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे अब। नीलकमल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है लोकेटेड इन सूरत गुजरात। procured manpower services from Ramesh Yadav, an unregistered supplier based in Varanasi, for 1 lakh on 28 March. The services were used in the course on furtherance of business for taxable output supply. Self-invoice was issued by Neelkamal on 3rd of April. Company paid GST at 80% under reverse charge and claimed the ITC in their GSTR 3B filed on 18 November based on section 16 वगैरह वगैरह। What is the relevant financial year for availing ITC? किस साल आप ITC ले सकते हैं? ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिए आप। ये लाइन याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल दावे से ये कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे डायलॉग याद कर रखे हैं ना,
हमने सिंपल लैंग्वेज में क्लासों में बहुत कुछ ऐसा सीख रखा है जो पता नहीं आप क्यों भूल जाते हैं और पेपर में आप काम नहीं कर पाते। मैंने जब मैं टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा रहा हूंगा तो मैंने जरूर बोला होगा कि भाई जब इनवॉइस बनेगा तभी तो ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी। यहां पर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज ले ली। अनरजिस्टर्ड पर्सन खुद तो रजिस्टर्ड है नहीं जो वो आपको इनवॉइस इशू करेगा, तो आपने खुद इनवॉइस इशू कर लिया। तो जिस साल आप इनवॉइस इशू करेंगे वही तो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है आईटीसी के लिए, बात खत्म। अब यहां पर ट्रांजैक्शन तो आप कर रहे थे मार्च में, 28 मार्च 2024 में, तो इनवॉइस मार्च में बना लेते तो 23-24 का काम हो जाता। आपको भी साहब वो थी आफत, आफत नहीं देरी, लापरवाही। मार्च की जगह आपने वो बनाया क्या, कैसे इनवॉइस 3 अप्रैल को, तो 23-24 का नहीं मानी जाएगी ये ट्रांजैक्शन, ये 24-25 की मानी जाएगी। आईटीसी 24-25 में मिलेगा आपको इसका। ये ना, समझ आई बात आपको? दूसरा क्वेश्चन क्या, कैन आईटीसी बी अवेल्ड इन द रिटर्न फाइल्ड ऑन 18th ऑफ नवंबर? वो तो ये है कि एनुअल रिटर्न में भर लो या उस साल के दो। आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड बिफोर 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब व्हाट आर द इम्प्लीकेशन अगर सेल्फ इनवॉइस वाज इशूड आफ्टर प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ सप्लाई? अगर बाद में हमने इनवॉइस इशू करा, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 10 जुलाई 24 को इंस्टेड ऑफ 3 अप्रैल, तो हम क्या करें, देखो आप। इफ सेल्फ इनवॉइस इज इशूड आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज? पैसों का जाना और इनवॉइस वो सप्लाई से 60वां दिन, इनवॉइस से 61वां दिन, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आप डिले करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। सेल्फ इनवॉइस आपने लेट इशू नहीं करना है। मतलब क्या होता है कि अगर आप इनवॉइस लेट भी इशू करोगे तो आईटीसी तो मिलेगा, बट यू हैव टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सिंपल क्वेश्चन है जी, अच्छा सवाल है। सीएमए जीपीटीवी तो आ गई है आजकल, वो क्या पता उससे क्वेश्चन बना लेते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं सर हम। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 37। 36 डन करो सब लोग। अरे 36 डन लिखो भाई सब लोग फटाफट। 36 डन लिखेंगे। 36 डन। दोस्तों वो आगे के क्वेश्चन हम एक और लेक्चर लेके करा देंगे, मैं 37 पे रोक देता हूं, ठीक है। चलो चलिए। एक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है मुंबई में, महाराष्ट्र में। दे अवेल्ड जीटीए सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, वही रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है, 21 मार्च को। तो हमने सर्विसेज 21 मार्च को ली। सप्लायर क्योंकि अनरजिस्टर्ड था, सर्विस रिवर्स चार्ज वाली थी, तो हमें सेल्फ इनवॉइस इशू करना था। हाउएवर एक्स लिमिटेड ने सेल्फ इनवॉइस इशू करा 15 मई को, दैट इज आफ्टर द ड्यू टाइम लिमिट। पेड जीएसटी अंडर आरसीएम ऑन 20 अगस्त, और सप्लायर को पेमेंट अभी तक नहीं करी। बेस्ड ऑन द above facts, answer the following: what is the correct time limit for issuing सेल्फ इनवॉइस? सेल्फ इनवॉइस इशू करने की डेट क्या है? इनवॉइस इशू करने की डेट है 30 दिन, ठीक है। तो इनवॉइस अगर आपने लेट इशू करा तो गलत है। टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट क्या है आरसीएम में? टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता है 61वां दिन, राइट। टाइम ऑफ सप्लाई मान लो 19 जून आई, हाँ ठीक है।
टाइम ऑफ सप्लाई आप पढ़ लेना, 61वां दिन होता है, 61वां दिन। और जैसे गुड्स का टाइम, मैं पूरा टाइम ऑफ सप्लाई याद करा दूं, 1 मिनट लगेगा आरसीएम में। अगर आप गुड्स की बात करते हैं तो सामान का आना, पैसों का जाना और इनवॉइस से 31वां दिन। लेकिन अगर आप सर्विस की बात करेंगे तो सामान तो आता नहीं, तो दो ही चीजें बचती हैं, पैसों का जाना और इनवॉइस से 61वां दिन, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां पर देखिए, जो सर्विस है, वो जो पेमेंट है वो तो हो ही नहीं, तो पेमेंट पेमेंट और 61वां दिन, तो पेमेंट तो हो ही नहीं ना, तो 61वां जो दिन है वो ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गई। फिर उसके बाद वेदर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वुड बी एप्लीकेबल, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गई। अब टाइम ऑफ सप्लाई उसके हिसाब से, जैसे 19 जून, तो टैक्स आपको, जून की ट्रांजैक्शन है तो जुलाई में आपको टैक्स पे करना है, लेकिन इन्होंने टैक्स पे करा अगस्त में, तो फिर लेट हो गए, तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, और हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, पेनल्टी कैन बी वेव्ड ऑफ। आप लोग फाइनल में, आपके कोर्स में एक चैप्टर है, वो क्या कहते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट जो है ना, उसमें कॉन्सेप्ट है वो वाला, पेनल्टी वाला, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वाला। तो इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक, वो सरकार माफ नहीं कर सकती, ब्याज तो आपने देना ही है। पेनल्टीज माफ हो सकती हैं कि रिटर्न लेट भरा आपने तो पेनल्टी मत दीजिए। इसलिए देखिए, इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल और पेनल्टी में अप्लाई। टाइम लिमिट आईटीसी का क्या होता है, वही नवंबर या एनुअल रिटर्न। और ये इतना सब कुछ समरी टेबल ऐसे वैसे बना के लिखना नहीं है पेपर में आपको, ठीक है, सिंपल तरीके से लिखना है। तो अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 से हम एक तीसरा सेशन रखकर आईटीसी के बचे हुए सवाल में करवा दूंगा। 99.99% विल क्लोज इट टुमारो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप थोड़ी देर और इंतजार करिए, मैं आपको एक लिंक भेज देता हूं जिसमें हम चीजों को ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने 10 पॉइंटर लिख दिए हैं, तो वो 10 पॉइंटर आपको दिखने लगेंगे। जब तक आप 10वां पढ़ेंगे आपको 11वां भी दिखने लगेगा। लेकिन एग्जाम से एक रात पहले मेरे पॉइंटर्स पढ़ के जरूर जाइएगा। वो बहुत कम है, बहुत कम टाइम में आपको पूरा कस्टम और एफटीपी और जीएसटी सब अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले होता है, 350 पेज आप वर्कबुक के पढ़ेंगे और 550 पेज आप स्टडी मेट के पढ़ेंगे, ये कैसे संभव है। तो दुर्घटना से देर भली, ठीक है। कोई बच्चा कहे कि साहब अब तो 26 नवंबर है, आधा को देने का, या अंडे बिफोर पढ़ोगे ना, अभी नवंबर में भी 27, 28, 29, 30। तो मेरी बात सिर्फ समझने के लिए आप मेरे सब्जेक्ट को मेरे हवाले कर दीजिए और बेफिक्र रहिए, ठीक है। यू विल बी वेरी हैप्पी जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे, आपको उसी दिन सीएमए क्लियर का सपना आने लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।